हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुद्दसिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके। सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो रहेगा 2021 के एमसीक्यूज। ठीक है। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली एंड पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड 2 PM। हमारा मिशन क्या है? यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ये 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास रहता है इसमें आप मतलब इसको आप अटेंड करिए। ठीक है। इसमें पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जाते हैं, उनके एक्सप्लेनेशन शेयर की जाती है। पूरे कंसेप्ट यहाँ पे आपके क्लियर होते हैं। सो इसलिए आप इसको मिस मत करिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ओके। सो ये कुछ और क्लासेस हो रहे हैं फिलर फॉर्म पे, यूजीसी नेट के क्लासेस हो रहे हैं, इनका भी आप लाभ लीजिएगा। ठीक है। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ सब शेयर कर लो। ठीक है। सो देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ सब शेयर करो, मैं भी शेयर करके रखूंगा। सो जो शेयर करेगा वो थम्स अप करेगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का एमसीक्यू सीरीज। चलो, वेरी गुड। थोड़ा सा रुकते हैं, देखते हैं और कितने जुड़ जाएंगे हमारे साथ। देखो, यहाँ पे आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हो। हर एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना है वो तो एग्जाम में आप मतलब कर पाओगे। ठीक है। सो दैट मीन्स कि जब आप टाइम अच्छे से मैनेज कर पाओगे आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेंड भी कर लोगे। ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ओके। सो ऐसे आप मतलब यहाँ पे जो रिपीटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एनटीए द्वारा या यूजीसी नेट, जो मतलब पिछले बार हुए थे 2004 से लेकर 2022 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी जो रिपीटेड बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन जो है उनको यहाँ पे हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सो उनको आप रट लो, उन क्वेश्चन को दोबारा वो गलत नहीं हो जाएंगे। ठीक है। यस। सो चलते हैं। यस, एवरीवन गिव थम्स अप। ओके। सो यहाँ पेपर 1 की क्लास हो रही है, एमसीक्यू क्लास होता है। ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। आपके पास 40 सेकंड्स है एवरी क्वेश्चन के लिए। टीचर यूजेस विजुअल एड्स टू मेक लर्निंग। टीचर यूज करता है विजुअल एड्स को, लर्निंग को क्या बनाता है? ए सिंपल, बी एन मोर नॉलेजेबल, सी ए क्विकर, डी ए इंटरेस्टिंग। सब आंसर कर लो। वेरी गुड। यानी टीचर यूज करता है विजुअल एड्स को, लर्निंग को क्या बनाता है? वो सिंपल, मोर नॉलेजेबल, सी ए क्विकर, डी ए इंटरेस्टिंग। वेरी गुड। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, इंटरेस्टिंग। यानी जब टीचर यूज करता है विजुअल एड्स को क्लासरूम में, ठीक है, तो वो लर्निंग, उससे लर्निंग क्या होती है? इंटरेस्टिंग होती है। यानी कोई मतलब पैसिव लर्निंग नहीं होती है, उसमें एक्टिव लर्निंग होती है। स्टूडेंट्स अच्छे से देखते हैं। ठीक है। हाँ, चाहे चार्ट यूज होता है, चाहे मतलब वहाँ पे ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज होगा। ठीक है। तो ऐसे मतलब जब क्लासरूम में मतलब एनिमेशन होगी, है ना, डेकोरेटेड क्लासरूम होगा, सो उससे क्या होगा कि यानी क्लासरूम में जो लर्निंग होगी वो इंटरेस्टिंग होगी। ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द टीचर्स रोल एट द हायर एजुकेशन लेवल इज टू, यानी टीचर का जो रोल क्या रहता है हायर एजुकेशन लेवल में? ए है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, बी है प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स, सी encourage healthy competition among students, D help students to solve their personal problems। सब आंसर कर लो। वेरी गुड। आपको बताना है टीचर का क्या रोल रहता है हायर एजुकेशन लेवल में।
तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। प्रमोट सेल्फ लर्निंग स्टूडेंट्स, यानी हायर एजुकेशन लेवल में जो टीचर का रोल रहता है वो मतलब सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करता है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में, ठीक है। ये ध्यान में रखना आप। दोबारा मैं बताऊंगा, यानी सेल्फ लर्निंग यानी सेल्फ स्टडी जो आप खुद भी करते हो, ठीक है, या खुद पढ़ते हो, आप खुद मतलब बुक्स चूज करते हो गाइडेंस लेके, आप टीचर से गाइडेंस लेते हो, सर यहाँ पे कौन सी बुक पढ़ेंगे, यहाँ पे कौन सी बुक पढ़ेंगे, तो वो फिर आप खुद ही पढ़ते हो, खुद ही मोटिवेट होते हो, ठीक है। सो दैट इज द मेन मोटिव ऑफ हायर एजुकेशन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स वुड यू लाइक द मोस्ट, यानी आप कैसे टीचर्स को ज्यादा पसंद करोगे। ए है पंक्चुअल, बी है हैविंग रिसर्च एप्टीट्यूड, सी है लविंग एंड हैविंग हाई आइडियलिस्टिक फिलॉसफी, डी है हु ऑफन अम्यूजेस हिज स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर कर लो सब। आज ज्यादा टाइम नहीं ले लेंगे, आज हमारे 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं ले लेंगे हम यहाँ पे आज थोड़ा थोड़ा ही टाइम दे देंगे हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बोर भी होते हैं। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म होने वाला है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट। सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, हैविंग रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी यहाँ पे आपको बताना था कि किस टाइप के टीचर आपको पसंद है ज्यादा, है ना। विच टाइप ऑफ टीचर वुड यू लाइक द मोस्ट। सो हैविंग रिसर्च एप्टीट्यूड, जिनमें रिसर्च एप्टीट्यूड होगा, ठीक है, मतलब रिसर्च एप्टीट्यूड का मतलब कि वो हमेशा हमें हेल्प कर लेंगे, गाइड कर लेंगे, ठीक है। तो हमेशा वो हमें क्या करेंगे, मतलब जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व कर लेंगे। प्रॉब्लम का मतलब चाहे वो मतलब एकेडमिक रिलेटेड होगा, ठीक है, मतलब एकेडमिक रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी, जो आप मतलब पढ़ते हो उसके रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम होगी, अगर आपको टीचर वो सॉल्व करके देगा, ठीक है, दैट इज गुड टीचर, ठीक है। सो उसमें ऐसी क्या होती है कि उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, उसमें थिंकिंग एबिलिटीज होती है, रीजनिंग एबिलिटीज होती है, ठीक है, सारा कुछ उसमें होता है। वो समझता है एक स्टूडेंट को, स्टूडेंट के नीड्स को समझता है, ठीक है, स्टूडेंट की इंटरेस्ट को समझता है, स्टूडेंट की भावनाओं को समझता है, ठीक है। सो दैट इज द सक्सेसफुल टीचर एज वेल एज यू विल लाइक दैट टाइप ऑफ टीचर। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 4 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। माइक्रो टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट टीचर। माइक्रो टीचिंग जो है ये इफेक्टिव रहता है स्टूडेंट टीचर के लिए, किस एंगल से। ए ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टीचिंग, बी आफ्टर द प्रैक्टिस टीचिंग, सी बिफोर द प्रैक्टिस टीचिंग, डी नन ऑफ द अबव। चलो आप सब आंसर कर लो, वेरी गुड। माइक्रो टीचिंग जो है वो बहुत इफेक्टिव रहती है स्टूडेंट टीचर के लिए, ठीक है। स्टूडेंट टीचर मीन्स पीपल टीचर इसको भी बोलते हैं, ठीक है, यानी जो बीएड करते हैं, है ना, वो स्टूडेंट टीचर कहलाते हैं। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टीचिंग, यानी माइक्रो टीचिंग उनके लिए रहता है इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव रहता है कब, जब स्टूडेंट टीचर्स यानी जो बीएड करते हैं, है ना, बीएड ट्रेनी जिनको बोलते हैं, या टीचर ट्रेनी जिनको बोलते हैं, तो उनके लिए माइक्रो टीचिंग कब इफेक्टिव रहती है, जब वो प्रैक्टिस टीचिंग करते हैं, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। तो चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। विच इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग, यानी लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है टीचिंग का। ए है पनिशिंग द स्टूडेंट्स, बी है मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, सी है लेक्चरिंग इन इंप्रेसिव वे, डी है ड्राइंग स्केचेस एंड डायग्राम्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है टीचिंग का, ये बताना आपको। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो सब।
यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, पनिशिंग द स्टूडेंट्स। लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है टीचिंग का, वो पनिशिंग द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को हमें मारना नहीं है, स्टूडेंट्स को कोई पनिशमेंट नहीं देना है ना। वो स्टिक लेके टीचर खड़ा होता है तो स्टूडेंट्स को उसमें डर रहता है, फियर रहता है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कोई पनिशमेंट नहीं देना है स्टूडेंट्स को। अगर हम उनको पनिशमेंट दे देंगे, क्या पता कि वो दूसरे दिन स्कूल आए या ना आए, ठीक है। सो यहाँ पे मतलब पनिशमेंट देना नहीं है। देखो, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, ये तो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेक्चरिंग इन इम्प्रेसिव वे, मतलब एक नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए अच्छी सी, तब हम अच्छे से लेक्चर कर पाएंगे। स्केच हम बना सकते हैं, डायग्राम्स हम बना सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे, उससे जो स्टूडेंट्स होंगे सो वो इंटरेस्टिंग रहेंगे और मोटिवेशन उनमें आ जाएगी पढ़ने में, ठीक है। सो ये जो है पुनिशिंग द स्टूडेंट्स, यानी ये लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है टीचिंग का। टीचिंग में ऐसा नहीं होने चाहिए, यानी जो भी टीचिंग करवाता होगा, चाहे वो ट्यूटोरियल करवाता होगा, चाहे क्लासरूम में जाता होगा, चाहे वो स्कूल जाता होगा, ठीक है। सो उनको क्या करना है, मतलब उनको बच्चों को कोई सजा नहीं देना है, टाइम देना है बच्चों को। अगर बच्चे को 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, बट आखिर वो सीखेगा ही, ठीक है। हाँ, तो मतलब पनिशमेंट हमें बच्चों को नहीं देना है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। और जो आप में टीचर होंगे या जो टीचर बनने वाले हैं, सो वो ऐसा नहीं करेंगे, बच्चों को नहीं मारेंगे, बच्चों को अच्छे से सिखाएंगे, यानी हंस हंस के सिखाएंगे, ठीक है। जब आप बच्चों को हंस हंस के सिखाएंगे तो वो दूसरे दिन बोलेंगे नहीं, हाँ कल दोबारा, दूसरा दिन कब आएगा मैं दोबारा जाऊंगा, है ना। वो रात को इतना मतलब तड़पेंगे नहीं, मतलब इतनी खुशी उनके साथ बांटनी चाहिए उन स्टूडेंट्स के साथ, कि वो बोलने चाहिए कि हाँ कल कब आ जाएगा, ठीक है, दूसरा दिन कब आ जाएगा। तो मतलब वो अपने पेरेंट्स को बोलेंगे नहीं, हमें मतलब कल कब आएगा, ठीक है, हम जाएंगे दोबारा स्कूल, ठीक है। तो ऐसे उनके साथ प्यार से रहना है, ठीक है, बच्चों के साथ प्यार से रहना है, क्योंकि उनको कोई पनिशमेंट नहीं देना। सो ये एक लिस्ट फैक्टर है टीचिंग का, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। टू टेस्ट नल हाइपाथेसिस ए रिसर्चर यूजेस, अगर हमें नल हाइपाथेसिस को टेस्ट करना होगा तो एक रिसर्चर क्या यूज करता है। ए टी टेस्ट, बी ए अनोवा, सी है काई स्क्वायर, डी है फैक्टोरियल एनालिसिस। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। जब नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है तो रिसर्चर को क्या यूज करना है उस वक्त, क्या टी टेस्ट यूज करना है, क्या अनोवा टेस्ट यूज करना है, क्या काई स्क्वायर टेस्ट यूज करना है, क्या फैक्टोरियल एनालिसिस यूज करना है, सब बताओ, वेरी गुड। देखो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, ठीक है। रिसर्चर क्या यूज करता है जब उसको नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होगा। सो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, एनोवा, ठीक है। सो एनोवा इज द करेक्ट, ठीक है, करेक्ट आंसर। यानी चाहे 1 वे एनोवा हम यूज कर सकते हैं, 2 वे एनोवा हम यूज कर सकते हैं, 3 वे एनोवा हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, जब भी हमें नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना हो। क्योंकि वो ये मतलब एनोवा क्यों हम यूज करते हैं, क्योंकि ये बिटवीन द ग्रुप्स मतलब मीन डिफरेंस देता है among द ग्रुप्स, ठीक है। हाँ, मतलब यहाँ पे ये ध्यान, बिटवीन द ग्रुप्स, among द ग्रुप्स, अगर बिटवीन द ग्रुप्स होना चाहिए तब हम मतलब इसके टी टेस्ट के बदले में अनोवा ही यूज करेंगे, ठीक है। among द ग्रुप्स भी अगर देखना होगा तो तब भी हम क्या करेंगे, यूज अनोवा, ओके। सो बेस्ट रहता है कि हम अनोवा यूज करते हैं जब हमें नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। रिसर्च प्रॉब्लम इज फिजिबल ओनली व्हेन, यानी एक रिसर्च प्रॉब्लम फिजिबल रहती है कब, यहाँ पे आप बताओ, ठीक है। मैं थोड़ा सा फोन अटेंड करके आऊंगा।
सो आई होप आप सबों ने आंसर किया होगा, ठीक है। थोड़ा सा इमरजेंसी कॉल थी। ओके, सो एक रिस्क देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑल द अबव, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम जो रहती है वो फिजिबल रहती है कब? व्हेन इट हैज यूटिलिटी एंड रेलेवेंस, जब यूटिलिटी और रेलेवेंस भी होगी यानी ऑथेंटिसिटी होगी, ठीक है। इट इज रिसर्चेबल, ये रिसर्चेबल होगी। इट इज न्यू एंड एड समथिंग टू नॉलेज, यानी ये न्यू होती है, ठीक है, यानी इनोवेटिव होती है रिसर्च प्रॉब्लम, और जो ऐड करता है कुछ न्यू नॉलेज के लिए, ठीक है। सो ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। तो रिसर्च प्रॉब्लम फिजिबल कब रहती है? जब ये सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। बिब्लियोग्राफी गिवन इन ए रिसर्च रिपोर्ट, जो बिब्लियोग्राफी जो रिसर्च रिपोर्ट में होते हैं तो वो क्या दिखाता है? शोज वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर, वो रिसर्चर का एक वास्ट नॉलेज दिखाता है। हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च, यानी वो इनको हेल्प करता है जो फर्दर रिसर्च करते हैं, ठीक है, जो उसी टॉपिक को लेके आगे चलेंगे, बट उसमें फिर न्यू कुछ दिखाएंगे, यानी कुछ और वेरिएबल्स ऐड कर लेंगे। सी हैज नो रिलेवेंस टू रिसर्च, उसके कोई रिलेवेंस नहीं होगी। डी ऑल द अबव। आपको यहाँ पे बताना है कि यानी जो बिब्लियोग्राफी रिसर्च रिपोर्ट में होते हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, उसके रिलेटेड। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी पार्ट हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च, यानी जो फर्दर रिसर्च करेंगे तो उनको वो हेल्प करता है बिब्लियोग्राफी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। यानी वास्ट नॉलेज यहाँ पे हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। वास्ट नॉलेज का मतलब क्या है कि मतलब उसने कितना डेटा अच्छे से कलेक्ट किया होगा, है ना, किस तरीके से उसने मेथोडोलॉजी अपनाई है, वो वास्ट नॉलेज होती है। बट जब बिब्लियोग्राफी होती है, बिब्लियोग्राफी मतलब ये जो रेफरेंसेस होते हैं, जिसको रेफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है, तो उन वो हमें हेल्प करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी की डेजर्टेशन होगी या किसी की थीसिस होगी, उसको हम ले लेंगे, उसके आखिर पे होती है बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस, तो वो हमें हेल्प करते हैं कि हमें डेटा कहाँ से, मतलब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेंगी, यानी रिव्यू हम कैसे करेंगे, ठीक है। उनके मतलब हेल्प से हम कर सकते हैं। जो बुक्स का नाम दिया गया होगा उसमें, जो रेफरेंसेस दिए गए होंगे, ठीक है, जो रिसर्च पेपर उसने किए होंगे, तो उनसे हम हेल्प ले सकते हैं इन रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 9 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू, जो फंडामेंटल रिसर्च होती है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है? ए सिंथेसाइज न्यू आइडियल्स, तो वो न्यू आइडियल्स को सिंथेसाइज करती है। एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल्स, न्यू प्रिंसिपल्स को एक्सपाउंड करती है। एवेलुएट द एग्जिस्टिंग मटेरियल कंसर्निंग रिसर्च, डे स्टडी द एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी पार्ट क्या है? एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल्स, यानी यहाँ पे न्यू थ्योरी डेवलप होती है। जो फंडामेंटल रिसर्च होती है यहाँ पे क्या होती है, इसको बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं, प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। तो यहाँ पे न्यू प्रिंसिपल्स हमें आते हैं, ठीक है, जब हम इसको करते हैं इस रिसर्च को। ओके, जैसे मैंने पिछली बार एक एग्जांपल दे दी थी कि यानी जो एंशंट मैन था उसने क्या किया है, उसने आग को कैसे इन्वेंट किया, इजाद किया, कैसे किया कि उसने दो पत्थर लाए तो उनको रगड़ लिया ऐसे ऐसे, ठीक है, आपस में उनको टक्कर मार दिया। तो जब टक्कर मार दिया, वो टक्कर मारते रहा, उसमें एक चिंगारी निकल गई। वो चिंगारी किस पे पड़ गई? सूखे घास पे या हम कहेंगे पत्तों पे पड़ गई।
तो जब वो पत्ते पे पड़ गई वहां से वो आग नमूदार हो गया, ठीक है, उन पत्तों पे आग, क्योंकि वो सूखे थे। तो उसके बाद उसने क्या किया है, उसने उसको यूज किया है, उन पत्थरों को यूज किया टक्कर मारते मारते, और फिर उसने उस आग को यूज किया किसके लिए, कुकिंग के लिए, ठीक है। उसने मतलब जो वो पहले खाते थे, है ना, ऐसे खाते थे, रा मतलब रा मीट खाते थे ऐसे ही, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, जो कुकिंग की तो उसे उन्होंने मतलब पकाया उनको, ठीक है, तो फिर वो खाते थे, ठीक है। सो दैट मीन्स कि वो फिर जो एक नई थ्योरी बन गई है। ओके, सो दैट इज प्योर रिसर्च, दैट इज फंडामेंटल रिसर्च। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द स्टडी इन विच द इन्वेस्टिगेटर्स अटेम्प्ट टू ट्रेस एन इफेक्ट इज नोन एज, यानी वो स्टडी जिसमें एक इन्वेस्टिगेटर इफेक्ट देखता है, ठीक है, हाँ, मतलब इफेक्ट दिखाता या देखता भी है, तो उसको क्या बोलते हैं। ए सर्वे रिसर्च, बी एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च, सी है हिस्टोरिकल रिसर्च, डी है समेटिव रिसर्च। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इसको एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च बोलते हैं, ठीक है। वो रिसर्च स्टडी जिसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं इफेक्ट को देखते हैं, उसमें ट्रेस आउट करते हैं इफेक्ट को, ठीक है, कि किस पे कितना इफेक्ट है ना, वो इफेक्ट मतलब मेजर करते हैं, तो उसका बोलते हैं एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है। सो चलते क्वेश्चन 11 पे, इसको पढ़ लो। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, प्रेस काउंसिल कहाँ पे वाक़ा है ये बताना आपको। ए है चेन्नई, बी है मुंबई, सी है कोलकाता, डी है दिल्ली। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। ज्यादा टाइम नहीं ले लेंगे हम। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ पे है ये बताना आपको। वेरी गुड, ऐसे आंसर कर लो सब। देखो ये क्वेश्चन भी मतलब बार बार पूछा जाता है, ठीक है, चाहे आप पीएचडी के लिए एंट्रेंस देते हो, चाहे आप किसी मतलब नेट के लिए एग्जाम दे दो, चाहे सेट में एग्जाम दे दोगे, आप कोई सेट होगा, है ना, तो उसमें भी एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर्स में देखा ये क्वेश्चन, ठीक है, सेट के पेपर्स में भी देखा, नेट के पेपर्स में भी देखा, और मैंने बहुत सारे मतलब जो यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी, ठीक है, तो उसमें भी मैंने देखा है ये। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, दिल्ली। जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये दिल्ली में है लोकेटेड। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 12 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। एडजस्टिंग द फोटो फॉर पब्लिकेशन बाय कटिंग इज टेक्निकली नोन एज, जब हम फोटो को एक एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं टेक्निकली, मतलब वो कटिंग करते हैं टेक्निकली उसको, तो उसको क्या बोलते हैं। ए फोटो कटिंग, बी है फोटो ब्लीडिंग, सी है फोटो क्रॉपिंग, डी है फोटो एडजस्टमेंट। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आपको बताना है यहाँ पे एडजस्टमेंट जब हम करते हैं फोटो को, ठीक है, पब्लिश करने के लिए, यानी कट करते हैं उसको, तो उसको क्या बोलते हैं। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब। देखो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको अच्छे से इसको कर लो, ठीक है। बहुत अच्छा। सो देखो सबों का आंसर आना चाहिए, सब आंसर कर लो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका टाइम भी खत्म हो गया है। फोटो क्रॉपिंग इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 13 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो आप।
कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन एडवांस बिफोर डिजाइनिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इज नोन एज, यानी जब हम इंफॉर्मेशन को पहले ही कलेक्ट करते हैं, एडवांस में कलेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को डिजाइन करने से पहले हम उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फीडबैक, पे फीड फॉरवर्ड, शेयर रिसर्च स्टडी, डी है ओपिनियन पोल। यानी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को डिजाइन करने से पहले हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, तो एडवांस में हम कलेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट, हाँ डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यस, सो ओपिनियन पोल इज द करेक्ट आंसर, थोड़ा सा इसको मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। हाँ, तो कलेक्शन ऑफ, जो हम पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को डिजाइन करने से पहले, तो उसको बोलते हैं ओपिनियन पोल, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 14 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। सर्कल ग्राफ्स आर यूज्ड टू शो, जो सर्कल ग्राफ्स हम बनाते हैं तो उसको क्या शो करने के लिए यूज होता है? ए हाउ वेरियस सेक्शन शेयर इन द होल, यानी कैसे डिफरेंट सेक्शन शेयर करते हैं हम होल में। बी हाउ वेरियस पार्ट्स आर रिलेटेड टू द होल, say how one whole is related to other wholes, d how one part is related to other part। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आपको बताना है सर्कल ग्राफ्स जो यूज होते हैं वो क्या, किसके लिए यूज होते हैं, ये बताना आपको। देखो अच्छे से पढ़ के आंसर कर लो, क्वेश्चन को पहले समझो, उसके बाद आप आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है, ठीक है। 40 सेकंड होते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं होता है, बल्कि मैं पहले समझाता हूँ, वो अलग टाइम होता है। जो समझाने का टाइम होता है वो अलग होता है, और फिर मैं जो टाइम देता हूँ वो अलग होता है, ओके। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। हाउ वेरियस पार्ट्स आर रिलेटेड टू होल, यानी हम जब सर्कल बनाते हैं, सर्कल ग्राफ जब हम बनाते हैं, तो उसमें हम दिखाते हैं, जब हम पाई फॉर या पाई चार्ट जब हम बनाते हैं, तो उसमें हम डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं, है ना। तो वो पार्ट्स एक होल मैंने पूरे एक के साथ कैसे जुड़े होते हैं, वो पार्ट्स एक के साथ कैसे जुड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड, दैट इज यूज्ड टू शो द सर्कल ग्राफ, ओके। यानी सारे मतलब पार्ट्स कैसे एक के साथ जुड़े होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड सर्कल ग्राफ। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 15 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द एम ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज, यानी जो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होता है, इसका एम क्या है, इसका मकसद क्या है? ए प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर ए वोकेशन अलॉन्ग विद नॉलेज, बी ए कन्वर्टिंग लिबरल एजुकेशन इनटू वोकेशनल एजुकेशन, सी ए गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू वोकेशनल देन जनरल एजुकेशन, डी ए मेकिंग लिबरल एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड। लिबरल एजुकेशन को जॉब ओरिएंटेड बनाना, क्या ये है? क्या गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू वोकेशनल देन जनरल एजुकेशन, क्या ये है? क्या कन्वर्टिंग लिबरल एजुकेशन इनटू वोकेशनल एजुकेशन, क्या प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर वोकेशन, यानी किसी वोकेशन के लिए, किसी स्किल के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है, विद अलॉन्ग विद नॉलेज, और नॉलेज भी देना उसके बारे में। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके सेकंड पे इसका आंसर डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो डी पार्ट क्या है? मेकिंग लिबरल एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड, यानी हमें जो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी वोकेशनलाइजेशन क्यों बनाना है एजुकेशन को, ठीक है, एक प्रोफेशनल यानी स्किल लेवल पे कैसे बनाना है, क्योंकि जिसको स्किल एजुकेशन भी बोलते हैं, तो यहाँ पे वो जॉब ओरिएंटेड, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो सब मतलब सबों को ऐसे स्किल होने चाहिए, वो खुद कमा सकें, ठीक है, अपना मतलब कर सकें काम, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे कोर्सेज हमें डेवलप करने एजुकेशन सिस्टम में, यानी स्किल इंडिया हमें बनाना है, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हमें क्रिएट करने हैं, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में। सो उसका एम जो रहेगा वो रहेगा यही कि यानी जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन को प्रोवाइड करना, ठीक है।
सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द हेडक्वार्टर ऑफ महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय इज सिचुएटेड एट, यानी जो हेडक्वार्टर है महात्मा गांधी अंतर विश्वविद्यालय, ठीक है, हिंदी विश्वविद्यालय जो है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सेवाग्राम, बी है न्यू दिल्ली, सी है वारदा, डी है अहमदाबाद। सब आंसर कर लो। वेरी गुड, इजी क्वेश्चन है। देखो ये वाला क्वेश्चन भी, यानी महात्मा गांधी के रिलेटेड जरूर एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। हाँ, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है महात्मा गांधी के रिलेटेड इन योर एग्जामिनेशन। तुरंत आंसर कर लो सब। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। वारदा में है, ठीक है। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो है, इसका हेडक्वार्टर है वारदा में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 17 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड बर्ड इज फाउंड इन, यानी ग्रेट इंडियन बस्टार्ड बर्ड कहाँ पे पाया जाता है? ए थार डेजर्ट ऑफ इंडिया, बी है कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया, सी है टेम्परेट फॉरेस्ट्स इन द हिमालय, डी तराई जोन्स ऑफ द हिमालय फुट। सब आंसर कर लो। वेरी गुड। ग्रेट इंडियन बस्टार्ड बर्ड जो है ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है, ये बताना आपको। देखो ये वाला क्वेश्चन भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी बार बार पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर लिया आपके सामने। ऐसे क्वेश्चन को माइंड में रख लो, ठीक है। कोई भी पीएचडी एंट्रेंस का पेपर आप देखो, उसमें भी होगा ये, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ए पार्ट क्या है? द थार डेजर्ट ऑफ इंडिया। थार डेजर्ट ऑफ इंडिया जो है, वहां पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड पाया जाता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 18 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेस मोर ऑन, यानी जो मॉडर्न कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो किस पे ज्यादा फोकस करता है? ए है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बी है सोशल डेवलपमेंट, सी है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, डी है ऑल ऑफ द अबव। सब आंसर कर लो। वेरी गुड। आपको बताना है यहाँ पे मॉडर्न कंसेप्ट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, यानी वो किस पे ज्यादा फोकस करता है, ठीक है, ये बताना है आपको। चलो सब आंसर कर लो। वेरी गुड। ट्वेंटी 25 क्वेश्चन है टोटल आज, ठीक है। हाँ, सो अब बने रहो क्लास के साथ, ठीक है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन का आंसर डिपार्ट मीन ऑल ऑफ द अबव, ये सारे इसके आंसर आ जाएंगे। सारे क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो ये सारे इसके आंसर आ जाएंगे। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। Sustainability science is the study of the concepts of sustainable development and, यानी जो sustainability science जो है, ये है study of the concepts of sustainable development, ठीक है। तो और किसका है, किसकी स्टडी है? ये एनवायरमेंटल साइंस, बी है जनरल साइंस, ये सोशल साइंस, डी है जियो साइंस। सब आंसर कर लो। वेरी गुड। ये जो सस्टेनेबिलिटी साइंस है, ये स्टडी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और किसकी है, इसमें पे आपको बताना है। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट एनवायरमेंटल साइंस का, एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और दूसरा है एनवायरमेंटल साइंस। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। एज पर यूनाइटेड नेशंस फॉलोइंग इज आर द ब्रॉडर इश्यूज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट के क्या इश्यूज है, क्या ब्रॉडर इश्यूज है, वो बताने आपको।
ए एजुकेशन, बी ए पब्लिक हेल्थ, सी ए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डी ऑल ऑफ द अबव। सब आंसर कर लो। यानी यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग कौन से यहाँ पे ब्रॉडर इश्यूज है ह्यूमन डेवलपमेंट के, ये बताना आपको। सब आंसर कर लो। वेरी गुड, सबको का आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डी पार्ट क्या है, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे आ जाएंगे इसके आंसर। यानी ये ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ ब्रॉडर इश्यूज है। यानी एजुकेशन एक इश्यू है, ठीक है, पब्लिक हेल्थ इश्यू है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी रहन सहन, ठीक है, तो ये भी एक इश्यू बनता है। सो ये तीनों जो इश्यूज है ह्यूमन डेवलपमेंट के, ओके, सो ये कुछ ब्रॉडर इश्यूज है यूनाइटेड नेशंस के अंडर आते हैं ये, मतलब ठीक है। अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे सो ये तीन जो आते हैं मेन ब्रॉडर इश्यूज आते हैं, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 21 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। यूनाइटेड नेशंस डिसाइड ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज फ्रॉम, यूनाइटेड नेशंस जो डिकेड ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज फ्रॉम, यानी डिकेड ऑफ एजुकेशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था, तो वो कहाँ से कहाँ तक है। ए 2002 2011, बी 2003 2012, सी 2004 2013, डी 2005 2014। सब आंसर कर लो। वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। 2005 2014 यानी जो यूनाइटेड नेशंस में डिकेड ऑफ एजुकेशन बनाया था, ठीक है, मतलब डिकेड ऑफ एजुकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो वो बताया गया था 2005 to 2014, ओके। सो ये आप याद में रखना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। नंबर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय यूनाइटेड नेशंस आर, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नंबर जो टोटल है यानी कितने हैं वो बताना आपको। 14, बी है 15, सी है 16, डी है नोटा, नन ऑफ द अबव। सब आंसर कर लो। वेरी गुड। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नंबर बताने हैं कितने हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो बताए गए हैं, ठीक है। चलो सब आंसर कर लो, बहुत अच्छा। देखो इजी क्वेश्चन है, अगर जो ये क्वेश्चन भी गलत होगा किसी को, दैट इज नॉट गुड, ठीक है। हाँ, इस बार मैं बोलूंगा मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस जो है अक्सर स्टूडेंट्स को गलत होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होते हैं, वो अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट इज द करेक्ट, नोटा, नन ऑफ द अबव। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो टोटल 17, ना 14 है, ना 15 है, ना 16, किस सब कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे भी बोला है, तो बट ये भी अभी पता नहीं उनको, ठीक है। कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो टोटल 17, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना आप। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। The Sustainable Development Goals recognize that all countries must stimulate action in the following areas. यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनको रिकॉग्नाइज करना है, तो सारे कंट्रीज को, जो ऑल कंट्रीज है यानी सब कंट्रीज जो है उनको उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेनी होगी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग कंट्री में फंक्शन करना होगा। तो वो कौन से एरियाज है, की एरियाज है, ये बताने आपको। तो ए है पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। बी है पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, प्लांट्स एंड प्लानिंग। सी है पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, प्लांट्स एंड पार्टनरशिप। डी है पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड प्लानिंग। सब आंसर कर लो। वेरी गुड।
यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है हर एक कंट्री को मतलब उसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा, ठीक है। तो वो कौन से की एरियाज है जिनके अकॉर्डिंग वो काम करना होगा। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप, ठीक है। सो ये था करेक्ट आंसर इसका, यानी इसके आधार पे इनको काम करना होगा, यानी लोगों को फायदा पहुंचाना है ना, प्लैनेट को बचाना, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, पीस और पार्टनरशिप, ये सारे इनको माइंड में रखना है। तब उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अप्लाई इसी के अकॉर्डिंग करने हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 24 पे इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी थॉट ऑफ इन टर्म्स ऑफ थ्री स्फीयर्स, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मतलब सोचा गया है थ्री स्फीयर्स को लेके। सो वो कौन कौन से हैं? ए है एनवायरमेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, बी है एनवायरमेंट, इकोनॉमी एंड इक्विटी, सी एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड सोसाइटी, डी एनवायरमेंट, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको बनाया गया है मतलब अकॉर्डिंग टू विच थ्री स्फीयर्स, जो थ्री स्फीयर्स जो आते हैं उन थ्री स्फीयर्स का आपको नाम बताना है। वेरी गुड, सब आंसर कर लो, बहुत अच्छा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ए पार्ट क्या? एनवायरमेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये तीनों जो है इन तीनों स्फीयर्स के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बनाया गया है, ठीक है। इसको इनको मद्देनजर रख के सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाए गए हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 25, आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। फॉलोइंग इज आर द एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कौन से यहाँ पे एलिमेंट्स है? ए है परमाकल्चर, बी है एग्रो फॉरेस्ट्री, सी है मिक्सड फार्मिंग, डी है ऑल ऑफ द अबव। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। परमाकल्चर का मतलब है कि यानी एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, ठीक है। परमाकल्चर का मतलब है एग्रीकल्चर सिस्टम को बढ़ावा देना। इसी तरह एग्रो फॉरेस्ट्री भी, ठीक है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आप किसी के इसका आंसर डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे एलिमेंट्स है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के। ओके, सो इस क्वेश्चन को आप रट लो, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। सो आपने एंजॉय किया होगा इस सारे जो PYQs थे, ठीक है, और MCQs जो थे, इसको आपने अच्छे से अटेंड किया होगा, अच्छे से समझा होगा, ठीक है। सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे? आप इस वेबसाइट पे जाओ, यहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये कुछ फिलर फॉर्म के क्लासेस है, इनका आप लाभ लीजिए। जैसे करंट अफेयर्स है, आपके एग्जाम में करंट अफेयर के बारे में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे हायर एजुकेशन का करंट अफेयर होगा, ऐसे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का हायर एजुकेशन सिस्टम होगा। सो इसको अटेंड कर लो आप। ऐसे ये जो MCQ क्लास रहता है और थ्योरी का क्लास भी रहता है 11 बजे, ठीक है। मैथ का क्लास भी रहता है, रीजनिंग मैथ का क्लास रहता है, तो इनको आप अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। सो आप मतलब इसमें अच्छी सी ग्रिप बना के रखो, ठीक है। सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में जाओ और वहां पे आप फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे जब आप फीडबैक देते हो उससे क्या होता है कि हमें एक मोटिवेशन आ जाती है, ठीक है। सो ऐसे आप फीडबैक देते रहो, ठीक है। हाँ, मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं अच्छा क्लास हुआ है
ये एमसीक्यूज बहुत हेल्पफुल है, तब आप बोल सकते हो और कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। सो ये 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास रहता है इसको आप मिस मत करिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया फिर, ठीक है। सो अगर आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, उसको आप लिख लो कमेंट सेक्शन में, उसको हम अटेंड कर लेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।